जानेंगे वेट को मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्या कुछ किया जा सकता है और न्यूट्रिशन में क्या सपोर्ट है। फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड आज के इस प्रोग्राम में क्या है, किस प्रकार से वो प्रोग्राम हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में, और हम लोग आज इससे डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। ग्रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट मैनेजमेंट होता है क्या है, वेट मैनेजमेंट है क्या है सच। तो वेट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑप्टिमल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो वजन नॉर्मल होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट, हाइट और उनका जो भी हाइट है, वॉल्यूम है, उस हिसाब से अगर वजन सही है, नॉर्मल है, तो वेट मैनेज है। इसके साथ साथ फैट का सही बने रहना भी काफी आवश्यक होता है। ओके, वेट मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब ये कि ये जो बात होती है हेल्दी लिविंग या हेल्दी लाइफस्टाइल, किसी को हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है हेल्दी डाइट का और फिजिकल एक्सरसाइज का। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो डाइट, तो डाइट उचित होना चाहिए, एक्सेस कैलोरी नहीं होना चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ताकि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है और एनर्जी इनटेक है, ये दोनों संतुलन में रहे। तो वेट मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए हेल्दी डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। फाइन, यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो डिफरेंट सर्वे से पता चला है, यानी हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी ट्रेंड इन इंडिया। तो इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 73% जो अर्बन इंडियंस हैं दे आर ओवरवेट, और हर दो में से एक अर्बन इंडियंस ओबीज है। अब यहाँ पे दो टर्म आपको सुनने को मिल रहा है, एक तो ओवरवेट, दूसरा ओबेसिटी यानी ओबीज। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये हम जानेंगे, पर दोनों ही थोड़ा डिफरेंट है। और शहरी इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादातर मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट कहता है। और आप देख सकते हैं 73% अर्बन इंडियंस ओवरवेट है, और हर दो में से एक यानी 50% जो इंडियंस है वो ओबीज भी हो रहे हैं। चलिए गांव शहर दोनों को मिला दें तो क्या स्थिति है, तो हर 4 में से 3 व्यक्ति इंडिया में ओवरवेट है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो व्यक्ति 26 साल में अगर हेल्दी है तो 38 साल तक ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, अगर उन्होंने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, हेल्दी लिविंग का ख्याल नहीं रखा। तो ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया में मोटापा जो है वो काफी विकराल रूप धारण कर रहा है। और एक और स्टडी हुई थी जो कि मेडिकल जर्नल लैंसेट में पब्लिश भी हुआ है, जिसके अनुसार इंडिया मोटापे में केवल अमेरिका और चाइना से, यानी इंडिया इज दी थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री ऑफ दी ओबीज पीपल। एंड जितने भी ओबीज पीपल हैं दुनिया में, उनमें भारत में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर ओबीज पीपल रहते हैं। फाइन, अब क्या इस स्थिति में सुधार पॉसिबल है, क्या लग सकता है, यानी आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश है? चलिए देखते हैं। तो ओबेसिटी ट्रेंड में हम आगे देखते हैं कि जितने भी ओबीज पीपल हैं इंडिया में, इनकी संख्या आने वाले 5 सालों में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक बड़ी समस्या है, और ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है ओबेसिटी फाउंडेशन इंडिया का सर्वे का एक नतीजा है। तो हाल फिलहाल में भी कोई भी सहूलियत नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ था आर्टिकल timesofIndia.com में, जिसके मुताबिक इंडिया इज दी, ठीक है, हर 3 में से एक इंडियन ओवरवेट है, और शहरी इलाकों में रहने वाले भारतीय ज्यादातर ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। तो ओवरवेट, ओबेसिटी, ये स्थितियां शहरी इलाकों में, गांव में दोनों ही है। पर गांव में अभी भी स्थिति कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बेहतर है, जहाँ पे लोग अपने फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं, भागदौड़ करते हैं, खान पान भी कुछ हद तक बेहतर है। पर जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है भारत में, शहरी इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादातर मोटापे के तेजी से शिकार होते जा रहे हैं। तो ओबेसिटी और ओवरवेट, इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए एक बार
हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो बात करते हैं ओवरवेट की। ओवरवेट भी एक मोटापा का प्रकार है और ओबेसिटी भी है, पर इन दोनों में अंतर क्या है? ओवरवेट एक ऐसी स्थिति है जहां पे किसी पर्सन का वेट नॉर्मल से ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एज एंड सेक्स। मतलब ये कि जितना उसका हाइट है, जितना उसकी उम्र है, और जो भी उसका लिंग है उसके अनुसार अगर उसका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, ओवरवेट कहलाएगा। और ओवरवेट पर्सन है या नहीं है, इसको जानने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। तो बीएमआई न्यूमेरिकल में समझा जाता है। अगर ये आंकड़ा 25 से लेकर के 29.9 के बीच में है तो पर्सन ओवरवेट है। ओवरवेट एक इंडिकेशन है जहां पे किसी पर्सन का जो वजन है वो जरूरत से ज्यादा है, उससे सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मोटापा बढ़ता रहा, इससे और आगे की स्थिति होगी तो ओबेसिटी की कंडीशन हो सकती है, और ओबेसिटी असल में एक बीमारी कही जाती है। तो आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा एक बीमारी है, जी हाँ। ओबेसिटी के कंडीशन में पहुंचते ही मोटापा अब बीमारी का रूप ले लेता है, क्योंकि ओबेसिटी के कंडीशन में शरीर में फैट इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि जो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस को इनवाइट करने लगता है। ऐसी स्थिति में बीएमआई 30 से ऊपर होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई कैलकुलेट किया जाए और यह आंकड़ा 30 से ऊपर चला जाए तो ये ओबेसिटी है, और ओबेसिटी के कंडीशन में व्यक्ति को तुरंत उपाय करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि उनका जो ओबेसिटी का कंडीशन है वो फिर से दूर होकर के एटलीस्ट ओवरवेट और ओवरवेट से नॉर्मल पहुंचे। हालांकि नॉर्मल बने रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मल रहेंगे तो लॉन्जिविटी अच्छी होगी, फिटनेस होगा, अच्छे से काम कर पाएंगे, शरीर सुडौल होगा, बेहतर फील करेंगे। और दूसरे ओबेसिटी और ओवरवेट की कंडीशन में जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें भी कई सारे मुश्किलें शामिल होंगी। अब यहां से जानते हैं कि मोटापा जांच करने का क्या तरीका है, यानी कैसे हम पता करेंगे कोई व्यक्ति ओवरवेट है, ओबेसिटी है का शिकार है, या फिर एक्यूट ओबेसिटी है, या फिर नॉर्मल है, या फिर अंडरवेट है। तो पहले समझते हैं कि मोटापे के कितने सारे कंडीशन हो सकते हैं। एक तो ओवरवेट हो गया या ओबेसिटी हो गई, पर इसके अलावा भी एक और कंडीशन होता है, वो होता है अंडरवेट। तो अंडरवेट की अच्छी स्थिति है? नो, अंडरवेट भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अंडरवेट की स्थिति में शरीर का जो बोन फ्रेम है वो कमजोर हो सकता है, मसल्स मास कमजोर पड़ सकते हैं, और ये भी कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो क्या होना चाहिए? बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल। तो अंडरवेट जो लोग होते हैं उनका जो बॉडी वेट है उसका बीएमआई अगर 20 से नीचे है तो यहाँ पे स्थिति गड़बड़ है। क्योंकि फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अंडरवेट वाले पीपल माल नरिश्ड हो सकते हैं, उन्हें एडिक्वेट विटामिन मिनरल हो सकता है, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है। पर बीएमआई अगर 20 से 25 के बीच में है तो पर्सन हेल्दी होगा। अब ये बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट इन मीटर। मतलब अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई की जांच करनी है तो वजन को किलोग्राम में पहले नाप लें, हाइट को मीटर में, वेट को हाइट इनटू हाइट से डिवाइड करें। अगर ये आंकड़ा 25 से 30 के बीच में है तो पर्सन ओवरवेट कहलाएगा, है ना। एकदम से 25 से 30 ना कहकर अगर कहें कि 25 से लेकर 29.9 के बीच में है तो पर्सन ओवरवेट है, और 30 से ऊपर है तो ओबीस का शिकार है। तो होना कितना चाहिए? 20 से 24.9 के बीच में, 20 से 24.9 के बीच में, यानी 21 से 22 से 23 से अच्छी स्थिति है। अच्छा तो ये होगा कि 24 से आंकड़ा पार ना करे, पर एनीवे 20 से 24.9 के बीच में तो ओवरऑल गुड, और यही बीएमआई हमें चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसका बीएमआई कैलकुलेट किया गया है, उनका वेट है
75 kg हाइट है, 1.67, तो 75 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 1.67, 27 कहाँ पे आया, 25 से 30 के बीच में, यानी पर्सन है ओवरवेट। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि हर कोई व्यक्ति अपना BMI जांच कर समझ सकता है कि उसके वजन की क्या स्थिति है। अब दो प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार है, ठीक है, तो क्यों आखिर, यानी कि कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी होती क्यों है, क्या कुछ रीजन हो सकता है, केवल हो सके ऐसा है नहीं, बहुत सारे रीजन एक साथ काम करते हैं मोटापे को बनाने के लिए। तो उसमें खान पान मेनली प्रभावित करता है, यानी कि कैलोरी इंटेक अगर ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो ये मेजर रीजन मोटापा का होता है। बाकी मेडिसिन भी हो सकता है, एक्सेस फूड भी हो सकता है, अनटाइमली फूड भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वेल सेड, बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। एक्चुअली मुझे लगता है कि सारे के सारे पॉइंट लगभग कवर हो गए हैं। तो जैसा आपने कहा कॉजेज ऑफ ओबेसिटी जेनेटिक्स होता है, ये भी आपने कहा है। ईटिंग हैबिट मेनली प्रभावित करता है कि लोगों का खान पान का तरीका क्या है, किस तरह का खाना पीना पसंद करते हैं। हाई कैलोरी वाले फूड जनरली उनका पसंदीदा खान पान में शामिल है। फिजिकल इनएक्टिविटी जैसा आपने कहा, सोशल फैक्टर भी हो सकता है, या एथनिसिटी, जेंडर, ग्रुप, ये भी सारा काम करता है। और मेडिकल कंडीशंस में भी कुछ दवाइयाँ का उपयोग रेगुलर कर रहे हैं जिससे कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं मोटापा का। अब अगर मोटापा है तो किस प्रकार के हैजर्ड्स हो सकते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एक बार देखने को चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं जब मोटापा होता है। तो हार्ट डिजीज जैसा आपने कहा, बीमारियां, इवन कैंसर, ठीक है, अब ये किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, नींद सही नहीं होने की शिकायत, ज्वाइंट की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा वजन होगा तो बोन पर क्रश होगा, बोन पर दबाव बढ़ेगा। सिमिलरली हमारा जो कार्टिलेज है, जो हमारा ज्वाइंट है, वहां पे एक सॉफ्ट बोन होता है कार्टिलेज, उस पर दबाव बढ़ने से जो कार्टिलेज है वो तेजी से घिसना शुरू हो जाता है, तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोमोर्बिडिटीज भी हो सकता है, या फिर यानी अलग अलग तरह के कंडीशन हो सकते हैं, और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी मोटापा अगर है तो इम्यूनिटी लो, घाव होगा वो तेजी से ठीक नहीं होगा, और पल्पिटेशन बढ़ेगा, काफी कमजोरी महसूस करेंगे, जल्दी थक जाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। यानी शरीर चीख चीख कर कहता रहेगा, भाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कुछ उपाय करो, पतला करो, ठीक है, वजन कम करो। यही उपाय है अच्छे जीवन का, क्योंकि अगर मोटापा है तो जो जीवन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल का क्या प्रिंसिपल होता है? तो सिंपल सी बात है, यानी किसी व्यक्ति का अगर वेट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या वेट मैनेज है, तो उसका मेजर रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, ये आपने देखा होगा बचपन में, सभी लोग इस तरह के झूलों में जरूर से बैठे होंगे। तो झूले में दोनों ओर अगर समान वजन के व्यक्ति बैठे तो ये बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो शीशा झूला है, इसमें एक और है कैलोरी इनटेक और एक और है एनर्जी एक्सपेंडिचर। कैलोरी इनटेक मतलब क्या हुआ कि जो भी हम खाते हैं हमें ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा हमें कैलोरी के रूप में मिलती है। तो कैलोरी अगर ज्यादा इस्तेमाल करें फूड से, डाइट से हमारे, लेकिन जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये स्टोर्ड कैलोरी खर्च होती है। अब ये कैलोरी अगर खर्च हो रही है उतनी जितनी कि हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, तो वेट जो है वो मैनेज होगा। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 2500 कैलोरी फूड में इस्तेमाल करता है, फूड से प्राप्त करता है 2500 कैलोरी, और उससे 2500 कैलोरी खर्च करना है, उतना इनटेक किया, उतना अगर खर्च कर दिया तब तो वेट मैनेज होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा 2500 उसे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू खर्च कर देना है, नो। 2500 में उसके वेसल मेटाबॉलिक रेट के अनुसार कुछ कैलोरी उसके शरीर का इंटरनल ऑर्गन इस्तेमाल करेगा। जैसे हार्ट बीट करने के लिए कुछ कैलोरी इस्तेमाल होगी, लंग्स काम करेगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो हमारा ब्रेन जो काम करेगा, जैसे कि शरीर में हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है उसका 20% हमारा ब्रेन इस्तेमाल कर लेता है। जी हाँ, है तो इसका वजन
लगभग 1.5 kg के आसपास। पर जितनी भी एनर्जी आपको मिलती है फूड से, उसका 20% हमारा दिमाग यूज कर लेता है। तो दिमाग यूज करेगा, कुछ हमारा हार्ट यूज करेगा, कुछ हमारा ब्रेन यूज, कुछ हमारा लंग्स यूज करेगा, कुछ और सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करेगा। उसके यूज करने के बाकी जो कैलोरी बचेगी, मे बी 1000-1200 कैलोरी अगर बच गई है बेसल मेटाबॉलिक रेट के बाद, तो ये कैलोरी आपको फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू खर्च करनी है। भागने दौड़ने, शारीरिक कुछ वर्क कर रहे हैं, दिमाग का कुछ वर्क कर रहे हैं, तो कैलोरी ज्यादा खर्च होगी। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि कैलोरी इंटेक तो ज्यादा हो रहा है, यानी 2500 कैलोरी इंटेक तो कर रहे हैं, पर खर्च 1000-1200 कर पा रहे हैं, 1500 कर पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, हाँ, खर्चा जो है वो 1500 2000 कर पा रहे हैं। तो ये जो सरप्लस कैलोरी है, यानी जो कैलोरी बच गई है, जो खर्च नहीं हो पाया, उसका क्या होगा? ये हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कुछ एक्सेस है तो ये हमारे लीवर में जाएगा, लीवर में कुछ स्टोर होगा, जैसे ग्लूकोज हमने ज्यादा लिया, अब ये ग्लूकोज खर्च नहीं हुआ कैलोरी के रूप में, तो ये हमारे शरीर में स्टोर होने के लिए फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कुछ तो लीवर में स्टोर होगा, लीवर में स्टोर अब नहीं हो पा रहा है, तो फिर जहां भी जगह मिलेगी हमारे शरीर में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, शरीर की आकृति बिगड़ेगी, मोटापा बिगड़ेगा। अब अगर वेट को मैनेज करना है तो कैलोरी इनटेक को हमें बढ़ाना होगा, कैलोरी कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, इनटेक को कम करना पड़ेगा। मतलब कि एक तरफ अगर हमें भार बढ़ाना है तो एक्सपेंडिचर का भार बढ़ाएंगे, कैलोरी एक्सपेंडिचर का, और कैलोरी इनटेक को हम कम करेंगे तो वेट लूज करेगा। याद रहे, दुनिया में एक ही फॉर्मूला है वेट को लूज करने का, कैलोरी इनटेक को कम कीजिए, कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट है, हमें वेट को लूज करना है तो हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, और हमें वेट को अगर मैनेज करना है तो जितना कैलोरी इनटेक करें उतना खर्च कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? तो ओबेसिटी से बचे रहेंगे, ओवरवेट से दूर रहेंगे, और ओबेसिटी ओवरवेट से दूर रहने से क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारा शरीर सुडौल होगा, फिटनेस बनी होगी और अट्रैक्टिव नजर आएंगे। और सच पूछा जाए तो हमारे शरीर का शेप कैसा है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर, कैलोरी इनटेक में किस प्रकार का हमने बैलेंस बनाकर रखा है, किस प्रकार से हमने अपने हेल्थ का ध्यान रखा है। चलिए कुछ बॉडी शेप को जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है रूलर शेप, ये देखिए रूलर शेप, ये जनरली उन लोगों को होता है जो कैलोरी इनटेक को और कैलोरी एक्सपेंडिचर को बराबर बना कर रखते हैं। ना तो वो एक्सेस कैलोरी ले रहे हैं और ना ही उन्हें एक्सेस खर्च करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है, तो जनरली उनके एक्टिविटी में जो भी कैलोरी प्राप्त करें वो खर्च कर ही लेते हैं। तो उनका जो शरीर है वो सुडौल रहेगा, वो शरीर जो है वो सिमेट्रिक रहेगा, यानी कि अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, ये सारा जो बॉडी का पोर्शन है वो एक समान रहेगा। अच्छा, कुछ लोग अपना बॉडी शेप जैसा उनका चाहिए उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि जिम जाने वाले, तो जिम गोअर होते हैं जो अपना 6 पैक बिल्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी छाती बड़ी होनी चाहिए। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो छाती बड़ी होनी चाहिए, 6 पैक होना चाहिए, कमर पतला होना चाहिए, जिसको हम इन्वर्टेड ट्रायंगल कहते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो ऐसे में बॉडी का जो बस्ट है वो ब्रॉडर होता है, बड़ा होता है, ब्रॉड शोल्डर होता है, और जो हिप एरिया है वो नैरोअर होता है, पतला होता है। अच्छा, महिलाएं होती हैं वो किस प्रकार का शेप चाहती हैं या उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, तो ये होता है आवर ग्लास शेप। अच्छा, जनरली ये जो सेलिब्रिटीज होती हैं या जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो इसी तरह का शेप के लिए रेगुलर प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें अपना डाइट पर काफी कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सरसाइज पर काफी ध्यान देना पड़ता है। यानी जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं उनके पर्सनल एडवाइजर होते हैं, पर्सनल उनके फिटनेस ट्रेनर होते हैं, जो वो क्या खाएंगे, क्या खाएंगी, क्या उनका किस प्रकार का उनका ड्रेसअप होगा, क्या उनकी एक्टिविटी होगी, सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तब जाके उन्हें ये आवर ग्लास शेप मिलता है। अगर किसी को ऐसे ही मिल गया तो अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है, इसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। पर नहीं तो शरीर अपना जो आकार है वो खुद ढूंढ लेगा, खुद बना लेगा अपना। यानी हमने अगर अपने वेट का ध्यान नहीं रखा, हमने अपने शरीर के आकार को अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश नहीं की, तो हमारा जो शरीर है, अगर महिला है तो हो सकता है कि पियर वेस्ट शेप हो जाए, और अगर पुरुष है तो एप्पल शेप हो जाए। चलिए इन दोनों शेप को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये ओबेसिटी का प्रकार है। यानी अगर ओबेसिटी होगी तो शरीर या तो एप्पल का शेप ले लेगा, और अगर महिला है तो पियर शेप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एप्पल शेप में कितना है,
ये होता है सेंट्रल ओबेसिटी, जहाँ पे पेट वगैरह जो है वो वहाँ के आसपास ज्यादा सा, बेली के आसपास ज्यादा सा फैट रहता है, वेस्ट चौड़ी होती है। सिमिलरली महिलाओं का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिप और थाई के आसपास जो शरीर है वो ज्यादा ब्रॉड नजर आता है। पुरुषों के लिए उनका जो मोटापा है वो खतरनाक होता है। एप्पल शेप इज मोर डेंजरस देन पियर शेप ओबेसिटी। एप्पल शेप में हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा होता है, और इस तरह से पुरुषों में ज्यादातर हार्ट डिजीज के कारण मृत्यु देखी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल। फिर भी किसी भी कंडीशन में मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट सही नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना है ये हम देखेंगे, पर इससे पहले ओबेसिटी जांच करने का एक और तरीका देख लेते हैं। हमने कौन सा तरीका देखा था इससे पहले? बीएमआई। ठीक है, बीएमआई इज ओके, लेकिन बीएमआई से एक चीज पता नहीं चलता, शरीर में फैट की क्या कंडीशन है। इसके लिए तो जो बॉडी फैट एनालाइजर है वो तो बता देगा कि शरीर में फैट ज्यादा है, बॉडी एज कितना है, पर एक और तरीका है शरीर में फैट के कंडीशन को समझने का, और ये होता है W2H रेशियो। W2H रेशियो यानी वेस्ट टू हिप रेशियो। अब इसके लिए करना कि आपको एक इंच टेप लेना है। अच्छा, जब जाते हैं ना ये आप किसी टेलर शॉप में, तो जो होता है वो अपना एक इंच टेप रखता है और कमर की माप लेता है ना, कंधे वंधे की माप लेता है। तो उसी तरह से आपको कमर की माप लेनी है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ कमर, वेस्ट, और सर्कमफेरेंस ऑफ हिप, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब डिवाइड कर दीजिए, अगर ये एक आता है तो पर्सन ओवर ओबीज है, नॉट ओवर है, और महिलाओं में अगर 0.85 से ज्यादा है तो महिला ओवरवेट है। तो ये पता चलेगा कि कमर के आसपास कितना फैट एक्यूमुलेट है। ये बुरी स्थिति अगर है तो यहाँ से बचने का उपाय जरूरी है। अब एक और चीज है कि हमने ये देखा कि भारत में ओबेसिटी की स्थिति बुरी होती जा रही है। भारत मोटापे में आगे बढ़ता जा रहा है, खासकर शहरी में रहने वाले जो लोग होते हैं। तो क्या लोग मोटापे से परेशान नहीं है? क्या लोग इसके उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या वो बेफिक्र बैठे हुए हैं कि चलो मोटापा है तो बढ़ने दो? नो, क्योंकि पता है लोग कि मोटापा अगर होगा तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जीना दुभर हो जाएगा, बहुत मुश्किलें होंगी। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत से लोग पैसे खर्च करने को बिल्कुल तैयार होते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं। तो मार्केट पे किस प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के लिए उनके वजन को कंट्रोल करने के लिए, चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिमिंग सेंटर भी है, और वेट मैनेजमेंट शेक भी है, और स्लिमिंग सोना बिल्ड भी है, और सप्लीमेंट्स भी है, और जिम भी है, और वेट मैनेजमेंट टैबलेट भी है, और ब्रेकफास्ट ओट मूसली भी है। इतनी सारी चीजें हैं, मतलब कोई ऑफर करेंगे कि शर्तिया इलाज है, आप आ जाओ और फॉलो करो और आपका वजन कम होगा ही होगा, गारंटीड। अच्छा, कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप ये दवा पी लो, एक कड़वा सा दवा होगा, इसको आप पी लो, या आप पियोगे आपका वजन आएगा। अरे कैसे होगा? जब तक कि डाइट और एक्सपेंडिचर में मैनेज नहीं होगा तब तक तो वेट कंट्रोल हो ही नहीं सकता। यानी कैलोरी इनटेक, कैलोरी एक्सपेंडिचर में जब तक संतुलन ना बनाया जाए, जब तक इस पर ध्यान ना दिया जाए, कोई भी टैबलेट दुनिया में ऐसे नहीं बनी, कोई भी ऐसा दवा नहीं बनी जिसको खाते ही अपने आप फैट जो है वो तेजी से कम होना शुरू हो जाए। तो याद रहे, अगर स्लिम बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, नहीं तो इसका उल्टा होगा। यानी अगर हम सुडौल शरीर के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, सही वेट के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मोटापा बढ़ेगा, तकलीफें बढ़ेंगी। तो ये सारे जो शर्तिया इलाज वाले होते हैं कि आप आ जाओ, आपको एकदम से 100% जो है वो मोटापा दूर कर देंगे और ये हो जाएगा, ये क्या करते हैं कि ये काफी रिगरस प्लान बताते हैं। तो लोग शुरू में तो करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन होता है, लेकिन धीरे 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 उनका मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं ना 20 से छूट कर चले जाते हैं, पूरा किया ही नहीं उन्होंने, तो वो क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा उनका खतरनाक तरह का प्लान होता है। जैसे जिम वाले है ना, ट्रेडमिल करो, ये करो और वो करो, मतलब। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि ये जितने भी प्लान्स होते हैं ज्यादातर यही होते हैं कि एक तो पर्सन का बिजी लाइफ स्टाइल है, वो खुद अपने काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, अपना काम निपटाओ, घर की देखभाल करो, रात में घर लौटो, और अलग से फिर उनके लिए कहा जाता है कि आप 2 घंटा समय निकालो, जिम में आओ, या थोड़ा सा सप्लीमेंट लो, या ये लो, और या फिर आप टैबलेट ले लो, या ब्रेकफास्ट में खाओ। उन्हें खाना कुछ है, पसंद कुछ है, खाने को कुछ और दिया जा रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो जनरली लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, लोगों को सूट नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% फेल है, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए कारगर हो सकते हैं, पर ज्यादातर लोग
ये सारे फॉर्मूला से लाभ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रीजन आप देख सकते हैं, इंडिया में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो जब लोगों से बातचीत की गई कि भारतीय कंज्यूमर किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं, हो सकता है ये सारे प्रोग्राम बाकी जगह देशों में काम करते भी हों, पर इंडिया में जो लोग होते हैं ना, उनकी डिमांड कुछ और होती है। वो कुछ डिफरेंट तरह का अपना एक वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, प्रोग्राम चाहते हैं। तो कैसा प्रोग्राम चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इंडियन कंज्यूमर चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जो उनके बिजी शेड्यूल में शामिल हो, मतलब उन्हें अलग से कोई समय निकाल करके और फिर से उन्हें अपना पूरा दिनचर्या की वो परेशानी नहीं करनी होती है, और उन्हें कोई डाइट और स्किपिंग मील नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि भाई वेट को कम करना क्या उपाय है, तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करो ना कि अपने गर्दन को लेफ्ट घुमा लो और राइट घुमा लो, लेफ्ट घुमा लो और राइट घुमा लो, इससे आपका वजन कम हो जाएगा। तो उसने कहा कि बहुत ही आसान तरीका है, पर ये करना कब है, तो तब जब कोई आपको खाने को कहे, यानी जब भी कोई आपको कहे कि लंच कर लो, तो आप गर्दन ऐसे ऐसे कर लो। जब कोई आप डिनर कर लो, लंच ऐसे वैसे कर लो। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल, बिल्कुल, क्योंकि डाइटिंग करना या मील को स्किप करना ये कभी बैकफायर कर सकता है, ये और कभी कभार मोटापा बढ़ा सकता है। तो डाइटिंग स्किपिंग लोग नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें खाने पीने में वही चीज़ें मिले जो वो पसंद करते हो, जो उनके कल्चरल ईटिंग हैबिट में शामिल हो, और एक्सरसाइज के लिए रिगरस एक्सरसाइज करने को ना कहा जाए। ज़्यादा मेहनत करने वाला, शरीर को तोड़ देने वाला एक्सरसाइज नहीं करना है, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। शरीर जितना अलाउ करे, एक्सरसाइज इज गुड, करना ज़रूरी है, अच्छा चीज़ है ये, पर वो शरीर को तकलीफ दे के एक्सरसाइज करना कहीं से भी सही नहीं होता है। तो वेट मैनेज तो करना है, और ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो अगर किसी व्यक्ति को वेट कम करना है, तो उन्हें किसकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं फैक्टर्स फॉर वेट मैनेजमेंट जर्नी। फैक्टर्स फॉर वेट मैनेजमेंट जर्नी, तो वेट मैनेजमेंट के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हेल्दी फूड चाहिए, यस, यानी खाने पीने में कोई कोताही नहीं। मतलब कोई ये सोच रहा है कि चलो भाई वेट तो कम करना है, तो खाने पीने को तो हम कम कर ही रहे हैं, ऐसा करते हैं कि हेल्दी फूड का क्या करना, कुछ भी मिले खा लो, हल्का फुल्का खा लो और थोड़ा बहुत पेट भर लो, तो ये काम नहीं चलने वाला है। वेट मैनेजमेंट के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, और क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पोर्शन साइज, मील को स्किप नहीं करना है, टाइमिंग ज़रूरी है, अनटाइमली फूड बिल्कुल उचित नहीं होगा, बैलेंस डाइट जैसा मैंने कहा, और एक्सरसाइज, यस, गुड एक्सरसाइज। तो हेल्दी फूड की हम बात करें, क्यों, यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि भाई हेल्दी फूड की क्या ज़रूरत है। अगर हमें सही से प्रोटीन मिलेगा, सही से विटामिन मिनरल मिलेगा, तो उससे वेट मैनेजमेंट में क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमारे वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कि एक भ्रांति ये कहती है, मिथ ये कहता है कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ जाता है, जबकि फैक्ट इसके जस्ट उलट है। हाई परसेंटेज प्रोटीन का इस्तेमाल करने से वजन में कमी होती है और वेट को मैनेज करने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट के समय या अपने खान पान में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, उन्हें ज़्यादा पैलेटेबल यानी टेस्टी फूड और बार बार भूख की शिकायत भी नहीं होती है, क्योंकि प्रोटीन सैटिटी बढ़ाता है और अच्छा फील कराता है, और भूख लगने की दर को भी कम करता है। तो यहाँ से फायदा हो गया ना, क्योंकि मोटापे जिनको होती है ना, उनको ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने खा लिया, पेट भर गया, फिर थोड़ी देर बाद उनको भूख लगेगी, फिर वो कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देंगे। कभी बिस्किट खा लिया, ये खा लिया, वो बना लिया, नहीं कुछ मिला तो बाजार से समोसा मंगा लिया, ये कर लिया, क्योंकि भूख लगी तो खाना ही है। और प्रोटीन से क्या होगा, ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी, हंगर जो है वो कंट्रोल होगा। फाइबर इज अ मेजर फैक्टर, यानी अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो फाइबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाइबर सही नहीं मिल रहा है तो इससे वेट मैनेजमेंट की एफर्ट में कमी होगी। तो फाइबर क्या करता है, फाइबर स्टमक एपेटाइट को बढ़ाता है, और स्टमक में ये रहता है क्योंकि फाइबर ना तो डाइजेस्ट होता है ना एब्जॉर्ब होता है, तो स्टमक में देर तक रुकता है, जिससे कि अगेन यहाँ पे जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है उसमें कमी होती है और जल्दी भूख भी नहीं लगती। पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर में जो भी फैट का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जो फैट जमा है वो अगर टूट रहे हैं, टूट कर अगर ये शरीर जो है वो फैट का परसेंटेज कम हो रहा है, तो उसमें पानी की बड़ी भूमिका होती है। तो पानी को इंजेस्ट करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, पर जो भी फर्म और टोन मसल्स एक्सरसाइज है वो करें, इससे नॉर्मल ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में भी सहायता मिलेगी।
अब मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, क्योंकि हेल्दी फूड चाहिए और सही से अगर विटामिन मिनरल मिले तो ये वेट मैनेजमेंट में अपना सहयोग देते रहते हैं। चलिए एक बार फिर से एक्सरसाइज का बेनिफिट जान लेते हैं। एक्सरसाइज मूड को इम्प्रूव करता है, क्रॉनिक डिजीज से बचाता है, हेल्दी वेट के लिए प्रेरित करता है, अच्छी नींद सुनिश्चित करता है और एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करके रखता है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि इंडिया में मोटापे की क्या स्थिति है, ओबेसिटी की क्या स्थिति है, और इंडियन लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार के वेट को मैनेज करने वाले चैलेंजेस दुनिया के डिफरेंट जो ऑफरिंग्स हैं उनमें अवेलेबल है, और फैक्टर्स क्या होते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। और अब हम यहाँ से जानेंगे कि हमारे न्यूट्रीलाइट में वेट मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार का सोल्यूशन अवेलेबल है, किस प्रकार का सोल्यूशन हमें मिल रहा है। तो न्यूट्रीलाइट होलिस्टिक, यानी जो न्यूट्रीलाइट का विल ओवर वेट प्रोग्राम है, एक होलिस्टिक पर्सनलाइज्ड वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है जो कि बहुत सारे रिसर्च और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें कि इंडियन एक्सपीरियंस भी शामिल है। नंबर न्यूट्रीलाइट विटामिन मिनरल डाइटिश क्षेत्र में अग्रणी रहा है 80 सालों से ऊपर से, और हमारे पास वो सारे फैसिलिटी या यूँ कहें कि रिसर्च की सुविधा मौजूद है, जिससे कि एक बेहतर वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है, और तैयार किया गया है विल ओवर वेट के रूप में। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पर्सनलाइज्ड है, जो कि व्यक्तिगत रूप से काम करता है, जो कि कस्टमर को दिमाग में रखकर बनाया गया है, जो वेट मैनेजमेंट जर्नी का फैक्टर्स है उसके आधार पर बना है, और जो कि न्यूट्रीलाइट के अपना जो भी एक्सपर्टाइज है उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो विल ओवर वेट प्रोग्राम का जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एस्पेक्ट है वो है बॉडी की पैक। तो न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स अवेलेबल है, हमारा FSDU का प्रोडक्ट है, यानी अब हम किसी भी कस्टमर को सीधे तौर पर वेट मैनेजमेंट के लिए बॉडी की ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा डाइट तैयार किया हुआ है, डाइट तैयार किया हुआ है जिसमें कि लो कैलोरी है। मतलब ये कि हमें क्या करना है, वेट को मैनेज करना है तो डाइट पर तो काम करना ही पड़ेगा, हमें कैलोरी इनटेक को कम करना है, तो एक टाइम के मील के कैलोरी को बहुत कम कर दिया जाए। वेट तो कम हो रहा है लेकिन किस कॉस्ट पर? वेट कम तो कर रहे हैं लेकिन बीमार पड़ जा रहे हैं, वेट तो कम हो रहा है लेकिन एनर्जी लो हो जा रही है, तो ऐसा वजन कम किस काम का? तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी बनी रहे, पोषक तत्व तो मिलता रहे, शरीर जो है वो एनर्जेटिक रहे और वाइटलिटी बनी रहे, तो इसके लिए बॉडी की सैचेट, यानी जब आप ये पैक करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सैचेट्स होते हैं, और प्रत्येक सैचेट को एक गिलास दूध में मिक्स करना है, और इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, एक टाइम की कैलोरी को काफ़ी कम कर देगा, और विटामिन मिनरल्स प्रोटीन फाइबर जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत होती है वेट मैनेजमेंट के लिए। ये ना तो कमज़ोर होने देता है वेट मैनेजमेंट के साथ साथ, यानी वजन तो कम होगा लेकिन कमज़ोरी नहीं होगी, अच्छा फील करते रहेंगे और वेट मैनेजमेंट की राह भी आसान कर देंगे। तो चॉकलेट फ्लेवर जिसमें 13.8 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम फाइबर भी है और 22 विटामिन एंड मिनरल्स है। तो ये तो विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएगा आपके प्रत्येक सैचेट में, जिसको आप 300 स्किम्ड मिल्क में मिक्स करने वाले हैं। पर प्रोटीन फाइबर विटामिन मिनरल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है वेट मैनेजमेंट के लिए, तो ये एडवाइजेबल है कि जो लोग भी वेट मैनेजमेंट प्लान में हो, विल ओवर वेट यूज़ करें हो, अगर वेब से प्रोटीन यूज़ करेंगे यानी ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रीलाइट डेली फाइबर, तो ये और भी उनके लिए उपयोगी होगा और भी ये बढ़िया होगा। तो ये है विल ओवर वेट प्रोग्राम, हमने बता दिया है। एक सैचेट डेली मिक्स करना है 300 ml स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क यानी कि जो भी फैट वैट वगैरह है उसको निकाल लेना पड़ेगा। जैसे दूध जब गर्म है तो छाली बनती है ना ठंडे होने पर, तो छाली वाली को हटा दीजिए, तो 3 बार हटा दीजिए चाहे तो अच्छा रहेगा। या कोई ऐसा दूध मिलता है बाजार में जो कि स्किम्ड है, जिसमें कि छाली वाली नहीं है या जिसमें क्रीम वगैरह नहीं है, उसको यूज़ कीजिए। और कोई भी एक टाइम की मील को स्किप करना है, पर बेटर होगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम की मील को रिप्लेस करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसा समय होता है जहाँ पे डटकर खाने की अनुमति दी गई है। मतलब पूरे दिन में एक ही टाइम ऐसा है, वो है ब्रेकफास्ट का टाइम, जहाँ पे कहा गया है कि आपको जितना अच्छा खाना है, जितना भरपूर खाना है, जितना ज़्यादा खाना है खाओ।
बाकी समय में तो लाइट लाइट ही खाएं तो अच्छा है। डिनर तो सबसे लाइट, और लंच भी ब्रेकफास्ट से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो ब्रेकफास्ट के समय में भी हमने क्या किया कि कैलोरी को जितना मिलता उसको हमने कम कर दिया बॉडी के सचेत से, और बाकी 2 टाइम जो हम खाएंगे वो भी हम कंट्रोल वे में खाएंगे। कैसे, वो हम देखेंगे। फिलहाल विल ओवर वेट प्रोग्राम कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं। तो विल ओवर वेट प्रोग्राम ने क्या दिया आपको, आपको दिया है बॉडी की सचेत, जिसको हमें एक टाइम मील को रिप्लेस करके ब्रेकफास्ट के टाइम में मेजरली इस्तेमाल करना है। अब विल ओवर वेट प्रोग्राम और क्या देता है, तो विल ओवर प्रोग्राम आपको देता है पर्सनलाइज असेसमेंट। जी हाँ, पर्सनलाइज असेसमेंट। तो व्हाट इज दिस पर्सनलाइज असेसमेंट? पर्सनलाइज असेसमेंट का उद्देश्य है, पर्पस है कि इस चीज को समझना कि जो चीजें दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, क्या ये सेम चीज हमारे लिए भी उपयुक्त होंगी? कोई अगर एक ड्रेस है जो कि पड़ोसी पहनता है तो उसको सूट करता है, और सेम ड्रेस मैं पहनूंगा तो मुझे भी सूट करेगा, क्या ऐसा होता है? किसी को अगर मीठा पसंद है तो सभी को मीठा पसंद होगा, किसी को अगर तीखा पसंद है तो सभी को तीखा पसंद होगा, ऐसा तो है नहीं। तो सभी का अपना टेस्ट होता है, सभी का अपना पसंद होती है, सभी का अपना रहन सहन होता है, सभी का अपना तरह से जीवन जीना होता है। तो सभी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का अगर वजन बढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर मेजर 2 ही रीजन है। फिर से सुनिए, मेजर 2 रीजन है, और ये रीजन है डाइट और एक्टिविटी। यानी अगर किसी व्यक्ति का डाइट कम है, मीन्स की डाइट अगर ज्यादा है, कैलोरी इंटेक ज्यादा है, तो वजन बढ़ेगा। अगर ये कैलोरी इंटेक उनका एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वजन बढ़ेगा। यानी वो कैलोरी तो अच्छा खासा ले लेते हैं अपने डाइट से, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाती, यानी उनकी एक्टिविटी लो है, तो मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, तो डाइट ज्यादा है, एक्टिविटी लो है। ठीक है, अब ये 2 मेजर फैक्टर होता है। तो वेट को अगर मैनेज करना है तो हमें डाइट पर काम करना पड़ेगा, यानी हम अपने कैलोरी इंटेक को कम करें, जो हमने किया विल ओवर वेट में, जो हमारा बॉडी की उसके थ्रू, क्योंकि हम कैलोरी इंटेक को कम करें। बाकी एक्टिविटी को हमें बढ़ाना होगा। एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी हमने अगर डाइट को कम कर दिया है पर एक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी जमा हुआ कैलोरी को हमें खर्च भी करना है। जो स्टोर्ड कैलोरी है, जो स्टोर्ड फैट वगैरह, इसको खत्म करना है, कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए एक्टिविटी करनी होगी। तो एक्टिविटी भी हमें ध्यान देना होगा। तो ये 2 चीज ध्यान देना होगा। और जितने भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो इन दोनों में से या तो डाइट पर काम करते हैं या एक्टिविटी, या बहुत ज्यादा तो दोनों पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वेट को सही तरीके से मैनेज करना है आइडियल वे में, तो इन दोनों के अलावा हमारे लिए 5 और ऐसे फैक्टर है, 5 ऐसे और लाइफस्टाइल की हैं जो वेट को बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान देते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति केवल डाइट और एक्टिविटी पर ध्यान दे रहा है ना, डाइट एक्टिविटी, पर उस व्यक्ति का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो वो कितनी भी कोशिश कर लेना उसको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर डाइट एक्टिविटी के साथ अगर वो स्ट्रेस पर काम करे, अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो उससे जल्दी फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से मोटापा बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो ज्यादा पैलेटेबल टेस्टी खाने की इच्छा होती है। पर जरूरी नहीं कि स्ट्रेस सबके लिए ये फैक्टर काम करे, किसी के लिए काम कर सकता है, किसी के लिए काम नहीं कर सकता है। तो हमें समझना होगा किस व्यक्ति का स्ट्रेस रीजन है मोटापा बढ़ने का उसका। अच्छा, स्लिप भी हो सकता है, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है, तो नींद पूरी नहीं हो रही है तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो ज्यादा टेस्टी खाएंगे। अगर ये स्ट्रेस स्लिप पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो डाइट बढ़ेगा, यानी कैलोरी बढ़ेगी, ज्यादा खाने पीने की इच्छा होगी, तो ये प्रॉब्लम करेगा। सिमिलरली मील की मील टाइम सही नहीं है। ब्रेकफास्ट बोलने के लिए तो वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पर वो समवेयर लंच का टाइम हो जाता है, या डिनर का टाइम जो है वो जो भी समय है उससे 2 घंटा 3 घंटा फालतू वो समय लेकर के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ये भी मोटापा का कारण है। बाकी माइंड सेट के वेट तो मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ना वो अग्रसर नहीं है, या वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो माइंडसेट भी मायने रखता है। फिर से कह रहा हूँ कि जनरली जो वेट मैनेजमेंट प्लान होते हैं ना वो डाइट और एक्टिविटी पे काम करते हैं, पर एक पहला ऐसा प्रोग्राम हमने देखा, आप भी देखेंगे, के लिए जिम्मेदार होते हैं। पर जरूरी नहीं कि सारे व्यक्ति को ये पूरे 6 के 6 लाइफस्टाइल फैक्टर काम करें। किसी के लिए डाइट एक्टिविटी के साथ साथ माइंडसेट, किसी के लिए मील, किसी के लिए स्लीप, किसी के लिए स्ट्रेस, कोई फैक्टर ज्यादा प्रभावी हो सकता है। पर ये पता कैसे चलेगा? सपोज मेरा कौन सा मोटापा का रीजन है, अगर मेरा मोटापा बढ़ रहा है
तो मुझे समझना होगा ना कि मेरे लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेरे मोटापे को बढ़ा रहा है, वजन को कंट्रोल होने में चुनौती क्रिएट कर रहा है, या आपके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, फलां के लिए क्या है। तो इसी को जानने के लिए एक असेसमेंट टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड असेसमेंट टेस्ट। अच्छा, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट ये टेस्ट के लिए कहीं जाना नहीं है। ये टेस्ट आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं। इसको आपको केवल एक लॉगिन करना है, मीन्स कि एक वेबसाइट पे जाना है www.nucleitebond.com, आप पहुंच जाएंगे मैक्रो साइट पर, और वहाँ के एक सेक्शन में आपके लिए असेसमेंट है। और इस असेसमेंट को एलिजिबिलिटी के लिए बॉडी की सैचेट, बॉडी की पैक परचेस करना ज़रूरी होता है। तो एक बार आपने परचेस कर लिया, अब आप इस असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसे आप असेसमेंट को ओपन करेंगे, आपके लिए 53 क्वेश्चन इंतजार कर रहा होगा, यानी एक एक करके 53 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट डोंट वरी, ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। यानी कि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके थ्रू ये पता लगाया जाएगा कि आपके लिए कौन सा फैक्टर जो है वो वजन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसको कई तरह से साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, पता लगाया जाएगा, है ना, और 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, मे बी आधा घंटा लग जाए। पर एक बार में इसको कंप्लीट कर लेना है, और जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको एक रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, एक रिपोर्ट मिलेगा, और इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या होगा, आपके नाम से, जिसमें पूरे 6 लाइफस्टाइल की में क्या स्थिति है किसी पर्सन की जिन्होंने ये असेसमेंट किया है, ये पता चल जाएगा। देखिए, पूरे पहले ही फ्रंट में, और आपके नाम से ये असेसमेंट निकलेगा अगर आपने किया है तो, और ये पूरे 6 लाइफस्टाइल की में हमारा रिपोर्ट क्या है ये पता चल जाएगा। यानी कौन सा फैक्टर ज़्यादा, अगर स्ट्रेस हाई है तो पता चल जाएगा, अगर एक्टिविटी लो है तो ये पता चल जाएगा, अगर स्लीप लेवल सही नहीं तो ये पता चल जाएगा। और एक बार प्रॉब्लम का पता लग गया तो फिर सॉल्यूशन आसान हो जाता है, isn't it? नहीं तो क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो ऐसे में तो इसका तो हल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये पूरे 6 लाइफस्टाइल की फैक्टर के लिए असेसमेंट जो हुआ है उसका रिपोर्ट मिलेगा। तो चलिए एक बार रिपोर्ट को समझ लेते हैं, ये रिपोर्ट कैसा होता है। ये जो रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट में आपको मिलता है डाइट एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन। चलिए पहले डाइट रिकमेंडेशन को समझ लेते हैं। मतलब ये कि हमने पहले कहा है कि अगर वेट को मैनेज करना है तो हमें कैलोरी इंटेक को कम करना होगा और एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा। तो कैलोरी इंटेक को हम कम कैसे करेंगे, जब हम अपने खान पान में सुधार लाएंगे। तो हम क्या खाएं ऐसा, और कितना खाएं। चलिए क्या खाएं ये आपको बता दिया कि आपको ये खाना है, पर कितना खाएं ये तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे कितना खाना है, किसी और व्यक्ति को कितना खाना है, उन्हें कितना खाना है, ये तो पता नहीं है। पर जब आप ये असेसमेंट करेंगे तब जरूर से पता लगा लिया जाएगा कि आपको एक दिन में कम से कम कितने कैलोरी की जरूरत है। और ये कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू BMR। याद है हमने बताया था बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा दिमाग, जैसे हमारा हार्ट, जैसे कि हमारा लंग्स, जैसे हमारा किडनी, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो वर्क कर रहा है, इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो बेसल मेटाबॉलिक के कंडीशन के कारण कितना कैलोरी हमें कम से कम चाहिए, क्योंकि इसको तो कम नहीं कर सकते ना। फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो कैलोरी है वो हम कम कर सकते हैं, वो हम माइनस कर सकते हैं, वो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ताकि जो स्टोर्ड कैलोरी है वो निकल करके आपको एनर्जी दे। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए तो हमें रोजाना कैलोरी चाहिए ही चाहिए, वो हमें डाइट से चाहिए, रोजाना चाहिए, तो वो तो हम डाइट से ले लेंगे। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो हमें कैलोरी चाहिए वो हम क्या करेंगे, वो हमारा जो स्टोर्ड कैलोरी है उसका इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए। कम से कम 1000 कैलोरी चाहिए हो सकता है किसी व्यक्ति को, किसी के लिए 1200, किसी के लिए 1400, अकॉर्डिंग टू देयर बेसल मेटाबॉलिक कंडीशन। तो जब असेसमेंट होगा तो हर एक इंडिविजुअल को जिन्होंने भी असेसमेंट किया है कितना कैलोरी पर डे चाहिए होगा ये पता चल जाएगा। और अब इसके आधार पर आपको क्या क्या खाना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। पर हमें क्या पसंद, आपको क्या पसंद, ये डिफर हो सकता है। इसके लिए आपका जो पसंदीदा फूड है वो पूछा जाएगा, जैसे कि आप वेज है, नॉन वेज है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी स्टेट स्पेसिफिक आपको यहाँ पे डाइट मिलेगा। तो आप जिस स्टेट के हैं, जहाँ के जिस स्टेट से हैं, उस स्टेट स्पेसिफिक का जनरली आपको यहाँ पे डाइट में जो सलाह है वो दी जाएगी।
याद है ये जो डाइट मिलेगा उसमें आपको 4 टाइम का, जनरली ये कहेंगे 5 टाइम का। सुबह उठकर क्या खाना है, अर्ली मॉर्निंग, फिर ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे, लंच, इवनिंग और डिनर, ये सारे रिकमेंडेशन मिलेंगे। और तो और इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेगा, यानी ये पसंद नहीं तो ये नहीं तो वो। और याद रहे ये जितने भी रिकमेंडेशन है वो आपके BMR के आधार पर है। तो ब्रेकफास्ट को स्किप करके बॉडी की सैचेट ले लेना है। इसके बाद लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर में क्या खाना है ये आप इस डाइट रिपोर्ट से पढ़ करके निर्णय ले सकते हैं कि आज ये बनेगा घर में, मुझे आज इतना खाना है, ये सारी चीज़ें बननी चाहिए, इसका आधार पर आप खा सकते हैं। तो डाइट का रिकमेंडेशन मिल गया और डाइट के बाद फिर आपको कुछ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन भी मिलेंगे। मतलब ये कि कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसका क्या हल हो सकता है, इसकी जानकारी भी असेसमेंट में दे दी जाएगी। जैसे कि क्या क्या चीज़ें अब हमें चेंज करना है, जैसे सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स, अवॉइड प्रोसीड्स प्रोसेस, और ये तो इस तरह के बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलेंगे कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या करना है इसके लिए टॉप टिप मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्या नहीं करना है, जैसे कि चीनी एक दिन में कितना खाना है, तेल कितना उपयोग करना है, और क्या ऐसा करें, नींद को बेहतर करना है तो उसके लिए क्या करें। तो इस तरह के कई सारे यहाँ पे उपाय आपको मिल जाएंगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी काफ़ी उपयोगी रहेगा, क्योंकि डाइट प्लान तो मिल ही रहा है पर लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन भी मिल रहा है, जैसे कि जो भी लाइफस्टाइल की में प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करके वेट मैनेजमेंट का रास्ता आसान कर लें। तो इस तरह से डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, माइंडसेट, स्ट्रेस, स्लीप और मील हैबिट, ये सारे लाइफस्टाइल की में हम कहाँ पे हैं, हमारी स्थिति क्या है, इसका पता चल जाएगा और इसके बेसिस पर हम इस लाइफस्टाइल की पर काम कर सकेंगे। और हमने इस पर काम करना शुरू किया, हमने डाइट पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया, तो नो मैटर कि क्या वेट है आपका, कम होने की दिशा में ज़रूर से वर्क करेगा। याद रहे, यानी कि अगर हमने अपने डाइट पर कंट्रोल कर लिया, खान पान पे कंट्रोल कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ली है और साथ ही साथ जो डिफरेंट लाइफस्टाइल फैक्टर है उस पर भी काम करना शुरू किया, तो फिर वजन कम ना हो इसका सवाल ही नहीं है, बिल्कुल कम होता है। और इसलिए एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है और बहुत सारे लोगों ने बिल ओवर वेट प्रोग्राम से सफलता पाई है। बहुत सारे ऐसे अच्छे फीडबैक मिले हैं, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने बिल ओवर वेट का प्रयोग करके उन्होंने अपने वजन को बेहतर किया है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, हमने असेसमेंट कर लिया। असेसमेंट के बाद हमें जो असेसमेंट के बाद हमें जो रिपोर्ट मिला उसके आधार पर हमने अपने खान पान शुरू कर दिया, बॉडी की साइड लेना शुरू कर दिया, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। फिजिकल एक्सरसाइज में हम वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या घर बैठ के आराम से चेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर कुछ फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। और उसके बाद क्या करना है, तो हमें गोल सेट कर लेना है कि यस अब हमें वजन कम करना है, तो फिर एक स्मार्ट गोल सेट करेंगे। सपोज 10 kg वजन कम करना है, तो गोल क्या कहेगा, स्मार्ट गोल क्या होता है, यानी ये 10 kg के हम 10 दिन में कम करेंगे, तो ये स्मार्ट तो नहीं हुआ ना, स्मार्ट गोल नहीं हुआ। तो कितने दिन में कम कर पाएंगे, कब ली, मे बी 2 महीना 3 महीना। तो जितना बड़ा गोल होगा उतना थोड़ा कंफर्टेबल होगा, पर जितना अगर रिगरस गोल होगा उतना ज़्यादा आपको रिगरस वर्क कभी करना पड़ेगा। तो हमने सोच लिया कि 2 महीने में कम करेंगे, 3 महीने में कम करेंगे, तो 3 महीने में हमें 10 kg कम करना है, यानी महीने में कम से कम 3 kg 3.5 kg तो कम करना ही होगा। तो 4 kg का गोल रखेंगे या 3 kg का गोल रखेंगे, 3.5 kg का गोल रखेंगे, जो भी गोल हमने रखा अब उसमें हम काम करना शुरू करेंगे। तो हर दिन का हिसाब रखेंगे, उसको महीना से वीक इस तरह से मॉनिटर करेंगे, और ऐसे एक्सरसाइज भी करेंगे बॉडी की सैचेट के साथ साथ, और जो हमारा खान पान है जिससे कि जो जमा हुआ फैट है वो आसानी से ब्रेक डाउन होकर के वजन को कंट्रोल करे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक गोल तैयार कर लिया। अब इस गोल के बाद हमें क्या करना है, हमें इंगेज रहना है, मोटिवेट रहना है। तो कुछ ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जो कि वेट मैनेजमेंट ग्रुप है, आपका ग्रुप है जिसमें कि और भी लोग बॉडी की सैचेट यूज़ कर रहे हैं। तो या फिर अगर आप कस्टमर को देख रहे हैं तो एक ग्रुप बना लीजिए जहाँ पे कोई ना कोई चैलेंज दीजिए कि आज इतना कि मैं इतना किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ आज, या 10,000 स्टेप चलने वाला हूँ, या मैंने ये भी आज खान पान में इस तरह की चीज़ें ली हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट मिलता रहेगा। बाकी कुछ सपोर्ट आपको न्यूट्रीलाइट मैक्रोसाइट में भी मिल जाएगा, www.nutrientworld.com।
तो गोल सेट कीजिए, बनाइए, पहला गोल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, दूसरा गोल, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वीक का हिसाब रखिए, हर महीने का हिसाब रखिए। इस तरह से 3 महीने कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे, 3 महीने में हमने देखा कि कितना हमने वजन कंट्रोल करने का गोल सेट किया था और कितना कम हुआ। क्या हमने गोल अचीव कर लिया, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डन ए गुड जॉब। अगर कंट्रोल नहीं हो पाया, यानी कि कुछ कमी रह गई है, तो कितना कमी रहा, क्या कमी रही, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था। तो 90 दिन कंप्लीट होते ही एक बार फिर से आपके करंट स्टेटस को एवेल्युएट करना है। तो उसके लिए एक बार असेसमेंट कर लीजिए फिर से, और री एनएचआई असेसमेंट कर लीजिए, देखिए पुराने नए में क्या फर्क आया है। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ गोल है, या जो और कुछ वजन कम करने का रह गया था, तो उसके लिए हम फिर से 3 महीने का प्लान बनाएंगे। तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने में नहीं बचा हुआ जो गोल है वो पूरा हो जाए, तो अच्छी बात है, फिर अगला गोल 3 महीने का बनेगा। तो 3 महीने के बाद 3 महीने का और गोल बनेगा। तो पहला 3 महीना उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अगला 3 महीना के लिए काम करेंगे और वजन को कम करेंगे। तो ये है हमारा विल ओवर वेट प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि काफी इजी वे में, जिस तरह के वेट मैनेजमेंट की डिमांड है, जिस तरह के लोग चाहते हैं, और एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ी, वो आसानी से अपने लाइफस्टाइल जो उनका है, जो उनकी दिनचर्या है, उसी में उन्होंने अपना वेट मैनेजमेंट के लिए प्लान कर लिया, और उन्हें खाने के लिए वही दिया जा रहा है जो उनके पसंद का है, कंट्रोल वे में, जिस तरह के वो फूड पसंद करते हैं, और एक सलीके के साथ, एक तरीके के साथ। और तो और वजन कम होगा पर शरीर एनर्जेटिक होगा, मजबूत बना रहेगा, मसल स्टोन बढ़िया रहेगा, मसल मास बढ़ेगा। तो इतनी सारी यहाँ पे चीजें एक साथ मिल जाती है, जो कि और भी किसी भी वेट मैनेजमेंट प्लान में पॉसिबल नहीं है। तो ये है विल ओवर वेट प्रोग्राम। अब प्रश्न ये है कि बॉडी की सचेट हमने परचेस कर लिया है, अगला कदम हमारा क्या होगा। मान लेते हैं कि आपने किसी ने वेट को मैनेज करने के लिए विल ओवर वेट को प्रोग्राम को चुना है। असेसमेंट बॉडी की सचेट परचेस कर लिया है, तो असेसमेंट अब वो करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। चलिए, ये है मैक्रो साइट। तो आपको टाइप करना है www.nucleidewar.com। आप वेबसाइट में गए और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे। आपको करना क्या है, आपको जाना है, ये देखिए विल ओवर वेट एंड न्यूक्लियाइड वार, और इसके नीचे लिखा है पर्सनलाइज्ड असेसमेंट। तो आपको असेसमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक ऐसे पेज में पहुंच जाएंगे जहाँ पे पूरे लाइफस्टाइल के महत्व को दर्शाया गया है, बताया गया है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं, यानी कौन से अच्छे लाइफस्टाइल फैक्टर हैं। इसके आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आप इस पूरे 6 लाइफस्टाइल की कंपोनेंट को और बेहतर समझ सकेंगे। अब ये सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ये दिया हुआ है, क्लिक हियर टू गेट योर पर्सनलाइज्ड असेसमेंट एंड रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक ऐसे पेज में पहुंचेंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका नाम और ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर आपको मिलेगा जिस बिल से आपने बॉडी की सचेट परचेस किया है, उसी में आपको ऑर्डर नंबर लिखा रहेगा। फिर से सुनिए, जिस बिल से आप बॉडी की परचेस करेंगे, उस बिल में आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे डालिए, ईमेल आईडी डालिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, गो टू असेसमेंट में चले जाइए। याद रहे, ऑर्डर नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है, इसके बिना असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको इस पर्सनलाइज्ड असेसमेंट में, बाकी आपको इस मैक्रो साइट में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं।